और अब देखिए, बुरके में रहने दो, बुरका ना हटाओ। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ एक बार फिर चुनावी चर्चा में भी बुरके की एंट्री हो गई है। आज योगी आदित्यनाथ बिहार में गरजे और विकास को बुरके के साथ जोड़ते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। हालांकि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है, कानूनी प्रक्रिया के तहत बुरका नशीनों को इस बार पहचान उजागर करनी पड़ेगी, जबकि विपक्ष ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति करार दिया। आज योगी पहुंचे तो विपक्ष के आरोपों पर न सिर्फ खुलकर जवाब दिया, बल्कि फर्जी वोटिंग करवाने के आरोप भी चस्पा कर दिए। देखिए बिहार में क्यों एक बार फिर गूंजा, बुरके में रहने दो, बुरका ना हटाओ। फिर से आरजेडी और कांग्रेस में फिर से एक शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। ये सिर्फ बात क्या करेंगे, मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम नफरत बांटने का काम। वाहियात बातें करते हैं, अपने राज्य में भी वाहियात बातें करते हैं, बाहर जाकर भी। वो बिहार है, नफरत का देश नहीं है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? नीतीश कुमार जी का संविधान में पूरा विश्वास है। बिहार का चुनाव किस तरफ जाएगा? गुरुवार को इसकी तस्वीर करीब करीब साफ हो गई, जब बिहार के सियासी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली और विपक्षी दलों के खिलाफ जबरदस्त हुंकार भरी। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। बिहार चुनाव में अब तक घुसपैठिए, जंगल राज, वोट चोरी और रोजगार जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन सीएम योगी ने शुरुआत विकास और बुरके के साथ की। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा, बुरके का जिक्र कर इस पर सियासत करने के आरोप लगाए और विपक्षी दलों की शरारत बताया। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। गुरुवार को सीएम योगी ने पटना के दानापुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत तो विकास और बुरके का जिक्र किया। बुरके के जिक्र के साथ बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री भी हो गई। दरअसल बिहार चुनाव में बुरका नशी महिलाओं की पहचान चुनाव अधिकारी के रूप में आंगनवाड़ी महिलाएं करेंगी। चुनाव आयोग ने इसका आदेश जारी किया। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है। उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि मतदान केंद्रों पर बुर्का या पर्दा पहने महिलाओं के चेहरे की पहचान को उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ सख्ती से मिलान किया जाए, ताकि केवल असली मतदाता ही अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, फर्जी मतदान को रोका जा सके।
इसी पर चुनाव आयोग ने आंगनवाड़ी महिलाओं को बुर्का नशी की पहचान करने का आदेश दिया, जिस पर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। ये सिर्फ बात क्या करेंगे, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम नफरत बांटने का काम, दंगा फसाद, उन्माद की बात है। और बुर्का को लेकर उन्होंने जो कहा है, किसी भी धर्म के भावना को आहत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ये नियम कानून से ही चलेगा देश, ना कि किसी के कहने से चलेगा, मनमानी से। वाहियात बातें करते हैं अपने राज्य में भी, वाहियात बातें करते हैं बाहर जाकर भी। बिहार में भी बंटवारे की राजनीति, बिहार में भी विवाद लाने की कोशिश, ये सब नहीं चलने वाला। जो जंगल राज उन्होंने उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जरा उसकी जिम्मेदारी लेना। जरा जो पेपर, बिहार अपने आप में पूरे देश को दिशा तय कर सकता है। बिहार में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है। समाजवादी पार्टी ने भी बुर्का पहने महिलाओं की पहचान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। सपा ने कहा कि चुनाव आयुक्त का यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ है, जो एक विशेष समुदाय की महिला मतदाताओं को निशाना बनाता है। चुनाव आयोग को इन निर्देशों को वापस लेना चाहिए। ये बीजेपी और सहयोगी दलों के दबाव में दिया गया। अब इस पर विवाद ज्यादा बढ़ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान कराने की साजिश। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? चुनाव में बुर्के का विवाद नया नहीं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बुर्के में वोटिंग का विवाद उठा था। पहले दिल्ली, फिर यूपी और अब बिहार चुनाव में बुर्का पॉलिटिक्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीमांचल और मिथिलांचल की 60 से ज्यादा सीटों पर आने वाले दिनों में बुर्का को लेकर महाभारत शुरू होगी? कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इसे मुद्दा बनाएगी। इतना ही नहीं, बुर्के में वोटिंग के विवाद ने तूल 2024 के लोकसभा चुनाव में पकड़ा था। तब लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में माधवी लता पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए बैठी महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती नजर आई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब बुर्के का यही मामला फिर से चर्चा में आ गया और बिहार चुनाव में इसकी एंट्री सीएम योगी ने कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता है। वो कटेंगे तो बटेंगे और एक हैं तो सेफ है जैसे नारे चुनाव में इस्तेमाल करते रहे। दानापुर में इन नारों की गूंज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन बुर्के के बहाने संदेश यही दिया गया कि हिंदू वोटर्स को एकजुट किया जा सके। योगी आदित्यनाथ हमेशा बुर्के को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे हिंदू मतों का ध्रुवीकरण है। वो सीधे सीधे संदेश देना चाहते हैं कि बुर्के की आड़ में घुसपैठिए जैसे जो तत्व हैं, उनका लाभ विपक्ष उठा सकती है चुनाव में। हालांकि घुसपैठिए को चिन्हित करने की जिम्मेवारी सरकार की है। बिहार में आरजेडी के लिए MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण कारगर साबित होता रहा है। मुस्लिम वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ कम ही रहता है, इसलिए बीजेपी का फोकस हिंदू वोट बैंक पर है, जिसे साधने के लिए सीएम योगी मैदान में उतरे। कौन अपने सोच के मुताबिक क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बिहार है। बिहार में नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जी का संविधान में पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। संविधान सम्मत काम होता है और संविधान के तहत ही चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के नियमों का पूरी तरह से बिहार में पालन होता है। जोगी जहाँ गया वहाँ भोगी हुआ। वो बिहार है, वो नफरत का देश नहीं है, वो गुरु गोविंद का है।
महात्मा बुद्ध का है, शांति का प्रतीक है, लोहिया का, जेपी का, महात्मा गांधी का, वाल्मीकि का। बिहार में बीजेपी के डर की असली वजह आरजेडी की बढ़ती ताकत, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन वोटों का अंतर बेहद कम रहा था। इस बार बीजेपी वोटों के इस अंतर को ज्यादा करना चाहती है। एनडीए के खाते में 1,57,01,226 वोट पड़े, जबकि महागठबंधन के खाते में 1,56,88,458 वोट पड़े। यानी एनडीए को 37.26% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 37.23%। योगी आदित्यनाथ बताना चाहते हैं कि हाँ, पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, पहचान दिखनी चाहिए। अगर पहचान पत्र में तस्वीर लगी हुई है तो फिर वो तस्वीर को क्यों न मिलान हो। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है, वो पीछे का मकसद वही ध्रुवीकरण की बात से समझ में आती है कि हिंदू मतों को ध्रुवीकरण कैसे किया जाए चुनाव में, और बुर्के के इशूज को मजबूती से उठा करके कैसे अटैक किया जाए उनके ऊपर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही, ठीक वैसे वैसे बिहार की जनता से जुड़े मुद्दे किनारे होते जा रहे हैं। जिन मुद्दों की गूंज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सुनाई दे रही थी, वो कहीं गुम से हो गई। अब बात विकास और बुर्के पर आ गई। पटना से अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बुर्के में वोट का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठा था, जब दिल्ली बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं के सत्यापन की मांग की थी। एक फैक्ट यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में स्पष्ट किया था कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर बुर्का पहनकर वोटिंग संभव नहीं है और मतदाता पहचान पत्र के लिए फोटो अनिवार्य है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या है, यह समझिए कि बीजेपी ने इस चुनाव फिर से बुर्के की एंट्री दरअसल योगी आदित्यनाथ के जरिए करवाई क्यों है। एक तो हिंदुत्व के 5 ब्रांड चेहरे आपको भी पता है, दूसरा बिहार में मुस्लिम महिलाओं से एनडीए को दरअसल उम्मीद है। बिहार में सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखकर कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें सीधे 80 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं। जाहिर है, जिस बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6 से 7,000 रुपए है, वहां 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि बड़ा असर डाल सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है, और इसलिए एनडीए को इससे उम्मीद है। दूसरा कारण, सीमांचल में मुस्लिम महिलाएं कर सकती हैं फेरबदल। हालांकि सवाल है, घुसपैठियों को लेकर जो सियासत देखने को मिली, उससे पहले वक्फ कानून पर जो सियासत हुई, उससे ये उम्मीद कितनी फलीभूत होगी, उस पर बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार एक फैक्टर है। नीतीश कुमार को महिलाओं का साथ मिलता रहा है और 2010 के बाद से लगातार 2020 तक महिलाएं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद वोट बैंक रही हैं। लेकिन इस मांग के पीछे बीजेपी का एक डर भी संभावित वजहों में शुमार नजर आता है। वो है बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की आशंका। इसे थोड़ा पहले लेकर याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक ये देखा गया है। जब लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की महिला कैंडिडेट माधवी लता पर खुद महिलाओं के बुर्के हटाकर जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, उनकी पहचान करने से जुड़े मसले पर जमकर विवाद हुआ था। अब बिहार में मुस्लिम समीकरण समझिए कितना अहम हो जाता है जब बुर्के की बात हो रही है। कुल मिलाकर के कुल आबादी का 17% है मुस्लिम समुदाय। विधायक कितने हैं इससे? 19 चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब 243 में से 50 सीटों पर मुस्लिम गेम चेंजर साबित तो होते हैं। सीमांचल बहुत अहम भूमिका रखता है। सीमांचल के 4 जिले हैं कुल मिलाकर के, जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये तमाम जिले शामिल हैं। हालांकि हाल ही एक सर्वे रिपोर्ट हाल में सामने आई, कहती है कि बिहार में मुसलमान वोटर्स की नाराजगी इस बात को लेकर नजर आई है कि वोटर अधिकार यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के चेहरों को तवज्जो नहीं दी गई और इसका असर चुनाव में पड़ सकता है। बहरहाल इतना तय है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का आरोप यह भी है कि बीजेपी जानबूझकर धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे उछालकर मुस्लिम मतदाताओं को परेशान करना चाहती है ताकि वो कम संख्या में वोट डालने बाहर निकलें। हालांकि बिहार चुनाव में बुर्के की एंट्री ही नहीं बल्कि घुसपैठ भी एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें हुई हैं। घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं
तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव करीब आए तो घुसपैठिए का गजब शोर मचा है। देश के कई राज्यों की डेमोग्राफी बदलने जैसे बड़ी बड़ी बातें कही। बिहार में घुसपैठ को लेकर तो पीएम मोदी भी हुंकार भर चुके। बिहार के लोगों को भी लगा होगा कि अब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग फिक्रमंद हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। बिहार में एसआईआर कराने के पीछे यही तर्क दिया गया कि एक भी घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको चुन चुन कर बाहर करेंगे। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब चुनाव आयोग ने बिहार को लेकर फाइनल डेटा रिलीज किया। 69 लाख लोगों के नाम तो काटे गए, लेकिन चुनाव आयोग बता नहीं पाया कि उसमें कितने घुसपैठिए थे जिन्हें प्रधानमंत्री देश से बाहर करने को कह रहे थे। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए। एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दल घुसपैठियों को बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को चुनौती देते हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि देश में मुस्लिमों की आबादी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी। गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1951 में हिंदू 84% और मुस्लिम 9.8%, जो कि वर्ष 1971 में हिंदू 82% और मुस्लिम 11% हो गए। इसके बाद वर्ष 1991 में हिंदू 81% और मुस्लिम 12.21% हुए, जो कि 2011 में हिंदू 79% और मुस्लिम 14.2% हो गए। गृह मंत्री का कहना था कि अब भारत की मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई और इसकी वजह घुसपैठ है। हालांकि इस एक्स पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दे दिया वो पॉपुलेशन का, राइट। कैसा ऐसा बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं।
भाई 1951 से कब से 50 जो भी पहले सेंसस से लेकर अब तक 2011 के सेंसस 4.4% का इजाफा हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन में। गृह मंत्री घुसपैठियों को डिटेक्ट, वोटर लिस्ट से डिलीट कर फिर डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिहार में एसआईआर के बाद तो घुसपैठियों का कोई आंकड़ा ही नहीं जारी किया गया और अब मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे भी घुसपैठियों का ही तर्क दिया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष आक्रामक। अगर गृह मंत्री का दावा सही है तो बीते 11 वर्षों से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो 10% के करीब घुसपैठिए बीते 1.5 दशक में बढ़ गए। और ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पीएम मोदी कहते हैं कि साजिश के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। गृह मंत्री कहते हैं कि कुछ राजनीतिक दलों को घुसपैठियों में वोट बैंक दिखाई देता है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुले मन से कहा कि आजम खान अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद। अब सवाल यह है कि अगर देश में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है और इससे मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है, तो फिर इन घुसपैठियों को देश से बाहर किया कैसे जाएगा? बीते 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार है, लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर करने में मोदी सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले फिसड्डी दिखाई देती। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005 से 2013 यूपीए कार्यकाल में 88,792 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2019 एनडीए के कार्यकाल में 2,566 अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। अगर देश में घुसपैठिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो उन्हें देश से बाहर कब किया जाएगा? मनमोहन सरकार के मुकाबले तो घुसपैठियों को बाहर करने की रफ्तार में मोदी सरकार पीछे है। आखिर अब तो मोदी सरकार को 11 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन घुसपैठिए चुनाव में ही क्यों याद आते? वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। अब सवाल तो उठ रहे हैं कि देश में घुसपैठिए हैं तो पकड़ में क्यों नहीं आए? अगर घुसपैठिए अपनी फर्जी दस्तावेज बनवा चुके हैं तो उन्हें देश से बाहर करने का रास्ता क्या बचा? क्या सिर्फ बातें करने से इस समस्या से निजात मिल जाएगी या फिर